नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे थे। इस पुस्तक का अध्याय 5, जिसका नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, इस अध्याय के अब तक हम 3 भाग पूर्ण कर चुके हैं और आज हम इस अध्याय के चौथे भाग को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो चौथा भाग है वो संबंधित है स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। तो हम इस अध्याय में विभिन्न ऐसे वर्गों की बात कर रहे हैं जो कि सामाजिक विषमता का और बहिष्कार का शिकार हुए हैं और ऐसा ही एक वर्ग है स्त्रियां। तो स्त्रियों ने अपनी समानता और अपने अधिकारों के लिए किस किस काल में क्या क्या संघर्ष किए या उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किन लोगों ने कार्य किए, ये सभी चर्चा हम आज के भाग में करने वाले हैं। पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर यही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच कुछ जैविक और शारीरिक अंतर हैं जो कि बहुत ही स्पष्ट होते हैं और ऐसे स्पष्ट अंतरों के कारण ये समझ लिया जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की एक देन है। किंतु इस बाहरी दिखावट के बावजूद विद्वानों ने यह भी दर्शा दिया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। तो ऐसी बाहरी दिखावट जो हमें स्पष्ट अंतर के रूप में दिखती है, इनके बावजूद भी विद्वानों ने इस बात को बताया है, इसे दर्शाया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच की जो असमानताएं हैं ये प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि कैसी हैं, सामाजिक हैं। यानी हमारी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनके कारण ये पुरुषों और स्त्रियों की असमानताएं उपजी हैं, न कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई हैं। लिंग भी जाति और वर्ग की तरह ही सामाजिक विषमता या असमानता और बहिष्कार का एक रूप है, लेकिन इसके अपने अलग लक्षण या विशेषताएं हैं। हम जानते हैं कि ये लिंग भी, यानी पुरुष या स्त्री जो अलग अलग लिंग हैं, ये भी जाति और वर्ग की तरह ही एक सामाजिक विषमता या असमानता और बहिष्कार का रूप है, लेकिन इसके अपने अलग लक्षण और अलग विशेषताएं होती हैं। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ है। तो आज जो आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति है, उस पर जो प्रश्न है कि क्यों स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से अलग है या क्यों असमानताएं व्याप्त हैं, क्यों अपवर्जन का शिकार होती हैं स्त्रियां, तो ये जो आज के प्रश्न हैं ये वास्तव में 19वीं सदी के जो मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलन जारी हुए थे या शुरू हुए थे, उनके ही एक हिस्से के रूप में आज के प्रश्न उपजे हैं या प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। इन आंदोलनों का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। तो ये जो हम 19वीं सदी के मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों की बात करते हैं, ये आंदोलन सभी क्षेत्रों में एक जैसे नहीं थे। उन्हें अक्सर मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलनों की संज्ञा इसलिए दी जाती थी कि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। तो ये जो 19वीं सदी के सुधार आंदोलन थे, इन्हें मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलन कहने का मुख्य कारण यही था कि ये जो सुधार आंदोलन जिन सुधारकों द्वारा शुरू किए गए थे, उनमें से बहुत से लोग उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय लोग थे। यानी ऐसे लोग जिन्होंने मध्यम वर्ग से, ऐसे लोग जो मध्यम वर्ग से संबंधित थे और जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की थी, वे ही वास्तव में इस प्रकार के आंदोलनों के सुधारक बने या इस प्रकार के आंदोलनों के प्रणेता बने। वे अक्सर आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व एवं गौरव महसूस करते हुए इन सुधारों के लिए प्रेरित हुए थे। यदि हम इन सुधारकों की बात करते हैं तो ये अक्सर आधुनिक पश्चिम के जो लोकतांत्रिक आदर्श थे उनसे प्रभावित थे और इसके अलावा वो अपने भारतीय अतीत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं थी उन पर भी गर्व महसूस करते थे, उन पर भी
भी गौरव करते थे और इसी कारण वे इन सुधारों के लिए प्रेरित हुए या इसी कारण उन्होंने इन सुधारों की शुरुआत की थी। कई सुधारकों ने तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रयोजन से इन दोनों संसाधनों का उपयोग किया था। तो आगे हम कुछ सुधारकों के बारे में जानेंगे, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इनमें से कई सुधारकों ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया उस दौरान उन्होंने इन दोनों संसाधनों का उपयोग किया। कौन से दो संसाधन? एक तो आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्श और उसके अलावा हमारे देश के भारत की अतीत की लोकतांत्रिक परंपराएं। समाज, धर्म और स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए राजा राममोहन राय द्वारा किए गए प्रयत्नों को बंगाल में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों का प्रारंभिक बिंदु कहा जा सकता है। बच्चों, राजा राममोहन राय के बारे में आप सभी ने अब तक कभी ना कभी सुना ही होगा। यदि हम इनकी बात करते हैं, राजा राममोहन राय की, तो इन्होंने जो समाज, धर्म और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया, उनके इन प्रयत्नों को 19वीं सदी के बंगाल में जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उन सबका प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक दशक पहले राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। यह पहला स्त्री संबंधी मुद्दा था जिस पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। तो आप जानते हैं सती प्रथा के बारे में, और इन्होंने यानी राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया था। तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इससे लगभग एक दशक पूर्व से ही इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध एक अभियान शुरू कर दिया था। और ये जो मुद्दा था, ये वास्तव में ऐसा पहला मुद्दा था जिस पर आम लोगों का इन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। राममोहन राय के विचारों में पाश्चात्य तर्क संगति और भारतीय पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण था। तो राजा राममोहन राय के जो विचार थे वहाँ आपको इन दोनों का मिश्रण मिलता है। एक तो पाश्चात्य तर्क संगति यानी वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न लॉजिक, और उसके अलावा भारतीय पारंपरिकता यानी हमारे जो भारत की परंपराएं, इंडियन ट्रेडिशंस थे जो लंबे समय से हमारे देश में चले आ रहे थे, उन दोनों का एक मिश्रण प्रस्तुत करते हैं राजा राममोहन राय के विचार। इन दोनों प्रवृत्तियों को उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के व्यापक संदर्भ में रखकर देखा जा सकता है। यदि हम इन दोनों प्रवृत्तियों को देखें तो ये एक प्रकार से उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया थी, यानी उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप ही उन्होंने पाश्चात्य तर्क संगति को भी अपना लिया, साथ के साथ ही हमारे भारत देश की जो पारंपरिकता रही उस पर भी उन्होंने बहुत बल दिया। राममोहन ने इस प्रकार सती की प्रथा का विरोध मानवतावादी तथा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों एवं हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया। तो इस प्रकार राजा राममोहन राय ने जो सती प्रथा का विरोध किया उसमें दो मुख्य आधार रहे, एक तो मानवतावादी और नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत, यानी प्रत्येक मानव के कुछ नैसर्गिक अधिकार होते हैं और मानवता की दृष्टि से ये जो सती प्रथा थी वो बहुत ही गलत प्रथा थी। साथ के साथ उन्होंने हिंदू शास्त्रों के आधार पर भी इस प्रथा का विरोध किया। उनका मत था कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की सती प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं है, ये बिल्कुल अमानवीय प्रथा है और इसमें बदलाव होना ही चाहिए। बच्चों, अब आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप करना है। अपने आसपास के जो स्थितियां हैं, आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में जानने से संबंधित ये क्रियाकलाप है। देश के जिस भाग में आप रहते हैं वहाँ के किसी एक समाज सुधारक के बारे में पता लगाएं, उसके बारे में सूचना इकट्ठी करें। तो साधारण सा काम है, आप जहाँ भी रहते हैं आपको क्या करना है, अपने आसपास के किसी समाज सुधारक के बारे में जानना है, उनके संबंध में सूचनाएं इकट्ठी करनी है। किसी एक समाज सुधारक की आत्मकथा या जीवनी पढ़ें। इसी प्रकार आपको किसी भी एक समाज सुधारक की आत्मकथा या जीवनी को भी पढ़ना है।
है, सुधारकों ने जिन विचारों के लिए संघर्ष किया था, क्या वे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अथवा हमारे संवैधानिक प्रावधानों में आज विद्यमान हैं? तो हम कई सारे सुधारकों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये पता करना है कि इन सुधारकों ने जिस प्रकार के विचारों के लिए संघर्ष किया था, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था, क्या वे विचार आज हमारे रोज़मर्रा के जीवन में या फिर हमारे संवैधानिक प्रावधानों में कोई स्थान रखते हैं? तो बच्चों, आशा है कि ये क्रियाकलाप आप अवश्य करेंगे। हिंदुओं की ऊंची जातियों में विधवाओं के साथ उस समय किया जा रहा निंदनीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार एक प्रमुख मुद्दा था जिसे सामाजिक सुधारकों ने उठाया। सती प्रथा के अलावा यदि हम 19वीं सदी की बात करें तो उस दौरान हिंदुओं की जो ऊंची जातियां थी, उन जातियों में विधवाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता था वो अत्यंत निंदनीय और अन्यायपूर्ण था, और उस व्यवहार को भी समाज सुधारकों ने गलत माना और उसके विरुद्ध भी आंदोलनों की शुरुआत की। रानाडे ने इस संबंध में बिशप जोसेफ बटलर जैसे विद्वानों के लेखों का उपयोग किया, जिनकी कृति एनालॉजी ऑफ रिलीजन और 3 सर्मन्स ऑन ह्यूमन नेचर को 1860 के दशक में मुंबई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। तो इस क्षेत्र में यानी विधवाओं के साथ जिस प्रकार का निंदनीय व्यवहार किया जा रहा था, उस संबंध में रानाडे ने कार्य किया, और इन्होंने जो कार्य किया उसका जो मुख्य आधार माना वो किसको माना? बिशप जोसेफ बटलर के कुछ लेख थे। उन लेखों में आपको 2 प्रमुख कृतियों को याद रखना है। एक है एनालॉजी ऑफ रिलीजन और दूसरा है 3 सर्मन्स ऑफ ह्यूमन नेचर। और इन दोनों लेखों को 1860 के दशक में मुंबई विश्वविद्यालय में एक नैतिक दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम चलाया गया, उस पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था। और इन लेखों को आधार मानते हुए ही रानाडे ने जो विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था उसका विरोध करना शुरू किया। इसी समय एम.जी. रानाडे द्वारा लिखित ग्रंथों द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रिमैरिज ऑफ विडोज और वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद विवेचन किया गया। तो इसी संदर्भ में रानाडे ने भी अपनी 2 कृतियां लिखी। ये आप देख रहे हैं एम.जी. रानाडे को। तो रानाडे की ये 2 कृतियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक थी द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द मैरिज ऑफ विडोज और दूसरी थी वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज। और इन दोनों ग्रंथों में, दोनों पुस्तकों में वास्तव में रानाडे ने विधवा विवाह को स्वीकार्य माना। उन्होंने माना कि हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं, उनमें से सभी में विधवा विवाह की अनुमति है, उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। रानाडे और राममोहन तो 19वीं सदी के ऐसे समाज सुधारक थे जो तथाकथित ऊंची जातियों और मध्य वर्ग से थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अपवर्जित जाति से भी एक समाज सुधारक का आविर्भाव हुआ। उनका नाम था ज्योतिबा फुले और उन्होंने जातीय और लैंगिक दोनों प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। अब हम रानाडे और राममोहन की बात कर चुके हैं, और ये दोनों तो 19वीं सदी के ऐसे समाज सुधारक थे जो कि ऊंची जाति से और मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे। लेकिन इनके अलावा एक ऐसे समाज सुधारक भी थे जो स्वयं अपवर्जित जाति से थे या निम्न माने जाने वाली जाति से थे, और इन्होंने वास्तव में जातीय मामलों में और उसके अलावा लैंगिक मामलों में दोनों प्रकार के जो भेदभाव समाज में व्याप्त थे, उन दोनों के खिलाफ ही आवाज़ उठाई थी। उन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की और उसके माध्यम से सत्य की खोज पर बल दिया। तो ज्योतिबा फुले ने क्या कार्य किया? उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था सत्यशोधक समाज, और इसी संस्था के माध्यम से उन्होंने सत्य की खोज पर बल दिया। व्यवहारिक सामाजिक सुधारों के लिए फुले ने सर्वप्रथम पारंपरिक ब्राह्मण संस्कृति में सबसे नीचे समझे जाने वाले 2 समूहों, स्त्रियों
स्त्रियों एवं अछूतों को सहायता देने के लिए प्रयत्न किए। यदि हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो सामाजिक सुधारों के लिए फुले ने बड़ा काम किया। उन्होंने जो पारंपरिक ब्राह्मण संस्कृति में नीचे समझे जाने वाले दो समूह थे, एक तो थे स्त्रियां और एक थे अछूत। तो ये माना गया है कि जो पारंपरिक ब्राह्मण संस्कृति है वहाँ स्त्रियों को भी निम्न दृष्टि से देखा जाता है और अछूतों को तो निम्न दृष्टि से देखा ही जाता था। तो इन दोनों समूहों के लिए ज्योतिबा फुले ने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो इनके बारे में आपको विशेष रूप से ये बात याद रखनी है कि ये स्वयं एक अपवर्जित समूह से संबंध रखते थे। बच्चों, एक और क्रियाकलाप अब आपको करना है। उन कार्यों की सूची बनाएं जिनमें आज स्त्रियां संलग्न हैं। आपको अपने आसपास सब चीज़ों पर नज़र डालनी है और ऐसे कार्यों की सूची बनानी है जिनमें आज स्त्रियां संलग्न हैं। क्या आप ऐसे किसी शैक्षिक क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं जहां आज स्त्रियों पर प्रतिबंध है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं में स्त्रियों के प्रवेश पर जो चर्चा चल रही है उससे शायद इस विषय पर कोई रोशनी पड़े। तो बच्चों, आपको किसी ऐसे शैक्षिक क्षेत्र के बारे में सोचना है जहां आज भी स्त्रियों पर प्रतिबंध है, यानी स्त्रियों को आज भी उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है या उस क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं है। इस संदर्भ में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में स्त्रियों का प्रवेश या उनकी जो भूमिका है उस पर एक लंबे समय से चर्चा चल रही है। तो ये जो चर्चा है इस संबंध में आपको कोई सहायता प्रदान कर सकती है। स्त्री पुरुष तुलना 1882 का हिंदी अनुवाद। तो बच्चों, ये एक हम हिस्सा पढ़ रहे हैं एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में से। तो देखें कि इस पुस्तक में खास क्या है। वे स्त्रियां कौन हैं जिन्हें तुम ऐसे नाम देते हो, गालियां देते हो? तुम किसकी कोख से पैदा हुए थे? किसने 9 महीने तक अपने पेट में तुम्हारा दुर्वह बोझ उठाया था? वह कौन सा संत था जिसने तुम्हें उसकी आंखों का तारा बनाया था? तब तुम कैसा महसूस करोगे जब कोई तुम्हारी माँ के बारे में कहेगा, उस बुढ़ऊ की माँ जानते हो नरक का दरवाजा है, अथवा तुम्हारी बहन अमुक व्यक्ति की बहन वह तो वास्तव में धोखे की पिटारी है। तो यहाँ इस पुस्तक के एक अंश में ये जो स्त्रियों की स्थिति है उसके ऊपर कुछ बातें कही गई हैं। तो आप उन स्त्रियों के बारे में सोचो जिन्हें आप ऐसे नाम देते हो या जिनके लिए आपने गालियां उपयोग की हैं या आप गालियां देते हो। आप स्वयं किसकी कोख से पैदा हुए हो? आपने भी स्त्री की कोख से जन्म लिया है। किसने 9 महीने तक आपको अपने पेट में रखा है या दुर्वह रूप से आपका बोझ उठाया है? बहुत मुश्किलों से 9 माह तक ये बोझ उठाया है, वो भी एक स्त्री थी। वास्तव में किसने तुम्हें उसकी आंखों का तारा बनाया था? तुम लंबे समय तक एक स्त्री की कोख में रहे, उसकी आंखों का तारा बना रहे। तो आपको या तुम्हें कैसा लगेगा जब कोई तुम्हारी माँ के लिए इस प्रकार के बुरे शब्द कहेगा या तुम्हारी बहन के लिए इस प्रकार के बुरे शब्द कहेगा? क्या तुम चुपचाप बैठे बैठे वह सब गंदे शब्द सुन लोगे? तो क्या तुम एक पुरुष होने के नाते ये सभी गंदे शब्द चुपचाप सुन लोगे? जब तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हो और तरक्की पाकर किसी नए ऊंचे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाते हो, तब फिर तुम्हें अपनी पहली पत्नी के लिए शर्म आने लगती है। तुम्हारे ऊपर धन दौलत का असर होने लगता है और तुम मन ही मन सोचने लगते हो, पत्नी है तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरी स्थिति के बारे में बताया गया है कि जब तुम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हो, कोई पुरुष जब थोड़ी पढ़ाई कर लेता है, कोई तरक्की पा लेता है, किसी ऊंचे या महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाता है, तो फिर तुम्हें अपनी पहली पत्नी के लिए शर्म आने लगती है। तुम्हारे ऊपर धन दौलत का असर होने लगता है और तुम मन ही मन सोचने लगते हो, पत्नी है तो क्या फर्क पड़ता है। क्या हम उन्हें हर महीने कुछ रुपल्ली देकर नौकर की तरह खाना पकाने या घर की देखभाल करने के लिए घर में नहीं रखते? ये जो पुरुष की अंतः स्थिति है या मन स्थिति है उसको दर्शाया गया है पत्नी के प्रति कि क्या उन्हें सिर्फ कुछ रुपए दे करके आप खाना बनाने के लिए रखते हो या आप घर की देखभाल करने के लिए अपनी पत्नी को अपने घर में रखते हो? उसके अलावा क्या एक पत्नी का कोई महत्व पुरुष की नज़र में नहीं होता है? फिर तो तुम उसे एक दासी की तरह समझने लगते हो जिसके लिए तुम उसे पैसा देते
कहते हो, अगर तुम्हारे घोड़ों में से कोई एक घोड़ा मर जाए तो उसकी जगह दूसरा लाने में तुम्हें कोई देर नहीं लगेगी और दूसरी पत्नी लाने में तो कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ जो लेखक है उसने इस बात को स्पष्ट किया है कि अब व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी दासी की तरह समझने लगता है और ये मानने लगता है कि कुछ काम करने के लिए उसे कुछ पैसे देने काफ़ी होंगे, और यदि आपका या तुम्हारा कोई घोड़ा मर जाए और यदि एक घोड़ा मर जाए तो आप जल्द ही दूसरा घोड़ा लेकर आ जाते हो। इसी प्रकार तुम्हें दूसरी पत्नी लाने में भी कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। समस्या तो यह है कि यमराज को भी तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वह जल्दी जल्दी पत्नियों को ले जाएं, नहीं तो तुम एक दिन में कई पत्नियां बदल लेते। तो यहाँ इस पूरे अंश में ये बताया गया है कि क्यों पुरुष अपनी पत्नी की कोई खास अहमियत नहीं रखता है, क्यों पुरुष अपनी माँ या बहन के नाम पर गालियाँ देता है किसी दूसरे को, और क्यों पुरुष यह नहीं सोचता कि यदि उसकी माँ या बहन के लिए ऐसे शब्द कहे जाए तो वो क्या उसे स्वीकार कर पाएगा। तो ये सारी बातें एक पुरुष की जो मनस्थिति है उसको प्रकट करने के लिए लिखी गई हैं। कुछ अन्य सुधारकों के मामले में भी आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा और परंपरागत धर्म ग्रंथों का सहारा लेने की समन्वयात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी। अब हम कुछ अन्य सुधारकों की बात करते हैं, और इन सुधारकों में भी बिल्कुल राजा राम मोहन राय की तरह ही आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा और जो परंपरागत ग्रंथ थे उन दोनों का सहारा लेने की एक समन्वयात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी। और इनमें एक थे सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किए। वह चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षित तो किया जाए पर घर की चार दीवारी के भीतर ही। तो ऐसे एक सुधारक थे सर सैयद अहमद खां, और इनका मानना था कि लड़कियों को, स्त्रियों को शिक्षा तो दी जानी चाहिए, लेकिन ये शिक्षा उन्हें घर की चार दीवारी के भीतर ही प्रदान की जानी चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की तरह उन्होंने भी महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन किया, लेकिन उनका विचार था कि उनके लिए अलग किस्म की पाठ्यचर्या हो जिसके तहत धार्मिक उसूलों की शिक्षा दी जाए, घर गृहस्थी चलाने की कलाओं और शिल्पों तथा बच्चों के पालन पोषण का प्रशिक्षण दिया जाए। तो सर सैयद अहमद ने स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन तो किया जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन इन्होंने यानी सर सैयद अहमद ने ये माना कि उनकी शिक्षा अलग प्रकार की होनी चाहिए। स्त्रियों को सिर्फ धार्मिक उसूलों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें घर गृहस्थी चलाने की जो कलाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के शिल्प हैं और बच्चों का लालन पोषण कैसे किया जाए, इस प्रकार के ज्ञान दिया जाना चाहिए। सुल्तानाज़ ड्रीम 1905 का हिंदी अनुवाद। अब बच्चों एक और पुस्तक का अंश है जिस पुस्तक का नाम है सुल्तानाज़ ड्रीम। इसका भी हम थोड़ा सा अंश देखते हैं कि लेखिका ने किस प्रकार के मत प्रकट किए हैं। कहिए किस फिक्र में हैं आप साहिबा, उसने बड़े प्यार से पूछा। मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, मैंने कुछ माफ़ी मांगने के लहजे में कहा। मैं एक पर्दानशीन औरत हूँ, मुझे बिना पर्दे के चलने की आदत नहीं है। तो एक प्रकार का किसी का वार्तालाप यहाँ हो रहा है। तो एक व्यक्ति ने पूछा, कहिए किस फिक्र में हैं आप साहिबा। तो महिला ने जवाब दिया कि मुझे कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं एक पर्दानशीन हूँ और मुझे इस प्रकार बिना पर्दे के चलने की आदत नहीं है। आप डरिए नहीं, यहाँ कोई मर्द नहीं आएगा। यह लेडी लैंड यानी महिला भूमि है, यहाँ कोई पाप या कुकर्म नहीं होता है। तब उसे दूसरी महिला ने बताया कि घबराओ मत, यहाँ कोई मर्द नहीं आएगा, यह एक लेडी लैंड है, सिर्फ महिलाओं की भूमि है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का बुरा काम या कुकर्म नहीं होता है। मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गई कि आखिर सभी मर्द चले कहाँ गए। वहाँ चलते हुए मेरी सैकड़ों औरतों से मुलाकात हुई, मर्द एक भी नहीं मिला। तो अब उस महिला ने कहा कि मैं यहाँ चकित हो गई, उत्सुक हो गई कि सभी मर्द कहाँ चले गए। मैं यहाँ चलती रही और मेरी मुलाकात सैकड़ों महिलाओं से हुई, लेकिन एक भी मर्द नहीं मिला। मर्द लोग कहाँ हैं, मैंने उससे पूछा। अपनी अपनी सही जगह पर होंगे जहाँ उन्हें होना चाहिए। अरे जरा यह बताने की तकलीफ तो फरमाइए कि उनकी सही
सही जगह कौन सी है। जब पूछा गया कि मर्द लोग कहाँ हैं तो किसी ने जवाब दिया कि वे वहीं होंगे जहाँ उनकी सही जगह है। तब उनसे पूछा वापस उस महिला ने कि ये तो बताइए कि उनकी सही जगह है कहाँ है। अरे मुझसे गलती हो गई, आप हमारे रीति रिवाजों को नहीं जानती क्योंकि आप पहले कभी यहाँ नहीं आई। हम अपने मर्दों को दरवाजे के भीतर बंद रखती हैं। तब उस महिला ने जवाब दिया कि आप यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं जानती हैं। हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम मर्दों को दरवाजे के भीतर ही बंद रखती हैं, जैसे हमें जनाना में रखा जाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। तब उस महिला ने कहा कि हाँ, जिस प्रकार हमें जनाना में बंद रखा जाता है चार दीवारी के भीतर। और तब जवाब मिला बिल्कुल ठीक वैसे ही। यह कितना मज़ेदार है, मेरे मुंह से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बहन सारा भी हंस पड़ी। यह सुनकर उस महिला के मुंह से हंसी का फव्वारा छूट गया कि ये कितना मज़ेदार है, इसकी कल्पना तो हमने कभी की ही नहीं थी। और ऐसा सुनकर उसकी जो दूसरी साथी थी वो बहन सारा भी हंस पड़ी। बच्चों, एक और क्रियाकलाप आपको यहाँ करना है इसी संबंध में, स्त्रियों के संबंध में। कुछ नारी संगठनों के नामों का पता लगाएं जो देश में राष्ट्रीय स्तर पर और आपके क्षेत्र दोनों में उभरे। तो आपको ऐसे नारी संगठनों का पता लगाना है जो या तो देश में कार्य कर रहे हैं या फिर आपका जो क्षेत्र है वहाँ कार्य कर रहे हैं। किसी ऐसी स्त्री के बारे में पता लगाएं जिसने किसी जनजातीय या कृषक आंदोलन, व्यवसाय संघ अथवा किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो। तो कोई ऐसी स्त्री के बारे में जानने का प्रयास करें जिनने किसी प्रकार के जनजातीय या कृषक आंदोलन में, किसी प्रकार के व्यवसाय संघ में या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो। अपने क्षेत्र में रचित किसी उपन्यास, लघु कथा अथवा नाट्य कृति का नाम बताएं जिसमें भेदभाव के विरुद्ध नारी संघर्ष का चित्रण किया गया हो। साथ ही साथ कोई ऐसी किताब, उपन्यास, लघु कथा या ऐसी कृति आपको खोजनी है जिसमें इस प्रकार का चित्रण हो, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव किया जाता है उसके विरुद्ध नारी संघर्ष किस प्रकार किसी महिला ने किया, इस प्रकार का चित्रण हो। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी, जिसका कि हमने एक अंश देखा था, जिसमें पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया गया था। एक जवान ब्राह्मण विधवा को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। विधवा का अपराध यह था कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वह उसकी नाजायज संतान था। तो इस पूरी कृति में क्या बताया गया है कि एक जवान ब्राह्मण विधवा को एक प्रकार का मृत्युदंड दिया जाता है या मृत्युदंड की घोषणा की जाती है, और विधवा का अपराध यह था कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या कर दी थी। और यह जो हत्या थी वो किस कारण की थी, क्योंकि वह शिशु उसकी नाजायज संतान था। लेकिन जिस पुरुष का वह बच्चा था उसका पता लगाने या उसे दंड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। तो उस पुस्तक में बताया गया कि वह पुरुष जिसका वो बच्चा था उसके बारे में पता लगाने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया। जब स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित हुई तो समाज में एक खलबली सी मच गई। तो इस पुस्तक में जिस प्रकार की स्थिति बताई गई है, जो चित्रण किया गया है, ये जब प्रकाशित हुई तो एक खलबली सी मच गई। बेगम रुकैया सखावत हुसैन का जन्म एक धनी बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था और वह इस मायने में खुशनसीब थी कि उनके पति उदार दृष्टिकोण रखते थे। अब हम बात कर रहे हैं बेगम रुकैया सखावत हुसैन की। तो इनका जन्म एक अच्छे परिवार में, एक धनी बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था और ये इनकी खुशनसीबी थी कि इनके पति एक उदार दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में और फिर बांग्ला तथा अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेगम रुकैया को प्रोत्साहित किया। तो इनके पति ने सर्वप्रथम इन्हें उर्दू में और उसके बाद बांग्ला और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बेगम रुकैया ने जब अंग्रेजी में अपनी योग्यताओं को परखने के लिए सुल्ताना's ड्रीम, सुल्ताना का सपना लिखा, तो उससे पहले ही उन्हें उर्दू तथा बांग्ला की लेखिका के रूप में सफलता मिल चुकी थी। तो बच्चों, अभी हमने
सुल्तानाज ड्रीम का भी एक अंश पढ़ा था, तो वो किसने लिखी थी? बेगम रुकैया ने। तो जब इन्होंने अंग्रेजी में ये पुस्तक लिखी तो उससे पहले ही उर्दू और बांग्ला की एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी। सुल्तानाज ड्रीम शीर्षक नामक यह शानदार छोटी कहानी संभवतः भारत में विज्ञान कथा लेखन का प्रारंभिक नमूना है। तो ये जो इनकी कहानी है सुल्तानाज ड्रीम, ये एक प्रकार की विज्ञान कथा का नमूना है जो कि भारत में लिखी गई थी। विश्व भर में कहीं भी किसी महिला लेखिका द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण है। खास बात यह है कि संपूर्ण विश्व में पहली ऐसी कृति है जो कि किसी महिला लेखिका द्वारा लिखी गई थी। अपने सपने में सुल्ताना एक जादुई मुल्क के सफ़र पर जाती है जिसका कि अंश अभी हमने पढ़ा था। उस मुल्क में पुरुषों के कार्य स्त्रियों द्वारा और स्त्रियों के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो मुल्क है सुल्ताना की कहानी में वो ऐसा है जहाँ स्त्रियों के कार्य पुरुष करते हैं और पुरुषों के कार्य स्त्रियां करती हैं। पुरुष घर से बाहर नहीं जाते और पर्दा रखते हैं, जबकि स्त्रियां व्यस्त वैज्ञानिकों के रूप में ऐसे उपकरणों का आविष्कार करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही होती हैं जिनकी सहायता से बादलों को नियंत्रित करके इच्छानुसार वर्षा करवाई जा सकती हो, और वो ऐसी मशीनें यानी हवाई कारें बनाने के लिए भी प्रयत्नशील हैं जो आकाश में उड़ सके। तो इस सुल्ताना ड्रीम की स्थिति बहुत अलग है। यहाँ पुरुष पर्दा रखते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, जबकि जो स्त्रियां हैं वो बिल्कुल एक व्यस्त वैज्ञानिक के रूप में काम करती हैं। वो ऐसे ऐसे उपकरणों को विकसित करना चाह रही हैं जिनसे कि बादलों पर नियंत्रण किया जाए और उनसे कभी भी वर्षा करवाई जा सके। साथ ही साथ वो हवाई कारें बनाने का प्रयास भी कर रही हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में एक घोषणा जारी की गई, जिसके द्वारा कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया। यह घोषणा इस प्रकार थी। तो बच्चों 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन रखा गया। उस कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में एक बड़ी घोषणा की गई। ये जो घोषणा थी उसमें स्त्रियों को समानता का अधिकार देने की घोषणा प्रमुख थी, और साथ ही साथ कुछ बिंदु इस घोषणा के इस प्रकार थे। सभी नागरिक कानून या विधि के समक्ष एक समान हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो। तो एक यह घोषणा की गई कि कोई व्यक्ति का धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो, सभी के सभी विधि के सामने समान माने जाएंगे। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा कोई भी व्यापार या धंधा किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि कोई भी व्यक्ति का कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई पंथ हो या कोई लिंग हो, इसके कारण उसको किसी भी रोजगार, काम, कोई सम्मान का पद या कोई व्यापार करने के लिए रोका नहीं जा सकता या बाध्य नहीं किया जा सकता। मताधिकार का प्रयोग सार्वजनीन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। साथ के साथ मताधिकार का प्रयोग सार्वजनीन वयस्क मताधिकार के तहत किया जाएगा। स्त्रियों को मत डालने, प्रतिनिधित्व करने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। स्त्रियों के लिए विशेष घोषणा की गई कि उन्हें मत डालने का, प्रतिनिधित्व करने का और यहाँ तक कि सार्वजनिक पदों को धारण करने का भी अधिकार होगा। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नारी की भूमिका विषयक उप समिति की रिपोर्ट 1947, ये जो सारे बिंदु बताए गए हैं ये इस रिपोर्ट के आधार पर बताए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 दशक बीत जाने पर 1970 के दशक में स्त्रियों के मुद्दे फिर से उठ खड़े हुए। 1970 से स्त्रियों के मुद्दे पुनः खड़े हो गए। 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में सती, बाल विवाह जैसी परंपरागत कुरीतियों अथवा विधवाओं के साथ बुरे बर्ताव को रोकने पर विशेष बल दिया गया था। 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों की हमने बात की बच्चों, तो इस दौरान सती, बाल विवाह जैसी जो पारंपरिक कुरीतियाँ थीं उनको सही करने या उनको परिवर्तित करने पर मुख्य बल दिया गया था। 1970 के दशक में आधुनिक मुद्दों
पुलिस अभिरक्षा में स्त्रियों के साथ बलात्कार, दहेज के लिए हत्या, लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक परिणाम आदि की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। तो 1970 के दशक में अब मुद्दे बदल गए थे। आधुनिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाने लगा, जिसमें खास थे स्त्रियों के साथ जो बलात्कार पुलिस अभिरक्षा में होते थे, दहेज के लिए की जाने वाली हत्या, लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व था और इसके साथ ही असमान विकास के जो मौके मिल रहे थे और लैंगिक परिणाम आदि, इन सब मुद्दों को 1970 के दशक में आंदोलनों में शामिल किया गया। 1980 के दशक में और उसके बाद कानून सुधार का विशेष मुद्दा बना, खासतौर पर उस समय जब यह पाया गया कि स्त्रियों से सरोकार रखने वाले बहुत से कानूनों को 19वीं सदी से अब तक अपरिवर्तित रूप में ज्यों का त्यों रखा गया है। तो 1980 के दशक में कई कानूनों के सुधार की मांग की गई। अब जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लैंगिक अन्याय के नए रूप उभर कर सामने आ रहे हैं। तो जब हम 21वीं सदी में हैं, आज लैंगिक अन्याय के अलग अलग या नए रूप सामने आ रहे हैं। स्त्रियों के अधिकारों अथवा अन्य किसी भी मुद्दे पर लाया गया सामाजिक परिवर्तन सदा सर्वदा के लिए स्थायी नहीं होता। यह लड़ाई तो बार बार लड़नी होगी और आगे भी जारी रखनी होगी। अन्य सामाजिक मुद्दों की तरह यह संघर्ष लंबा चलेगा। तो बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि यदि हम स्त्री अधिकारों की बात करें या अन्य किसी भी मुद्दे की बात करें, इन पर जो भी सामाजिक परिवर्तन आता है वो सदैव के लिए नहीं आता या पूर्णतः परिवर्तित स्थिति नहीं आती है। तो यह लड़ाई बार बार लड़नी होगी और ये परिवर्तन लाने का प्रयास बार बार करना होगा। यह एक लंबा संघर्ष है जो कि चलता ही रहेगा। भारत में नारी आंदोलन को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए गए अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना होगा और नए उभरते हुए मुद्दों को भी उठाना होगा। तो हमारे देश में नारी आंदोलन द्वारा जो बड़ी मुश्किल से कुछ अधिकार प्राप्त किए गए हैं, उनकी रक्षा के लिए यानी वो अधिकार वास्तव में स्त्रियों को प्राप्त हों, इसके लिए उन्हें लड़ना होगा और साथ के साथ ही नए उभरते मुद्दों को भी लोगों के समक्ष रखना होगा या उन्हें भी उठाना होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारे इस अध्याय को हम अगले भाग में भी जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।